Number 17th. Keep the source frequency equal to the resonance frequency of LCR circuit if the three elements L, C and R are arranged in parallel. Show that the total current in the parallel LCR circuit is minimum at this frequency. Obtain the current RMS value in each branch of the circuit for the elements and source specified in exercise 7.11 for this frequency. 7.11 means previous 11th क्वेश्चन. ओके, तो 11th क्वेश्चन में हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट गिवन है उन कॉन्टेक्स्ट को यूज में लेके यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है LCR सर्किट के लिए. बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा गया है LCR सर्किट में कंपोनेंट्स जो है हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया. इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. यहाँ पे हमसे LCR सर्किट को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के लिए कहा गया है. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11th में जो कॉन्टेक्स्ट गिवन थी उन कॉन्टेक्स्ट को हमने यहाँ पे नोट डाउन किया. इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली. इसके अलावा हमें पोटेंशियल की वैल्यू 230 वोल्ट गिवन है. ठीक है, ये सारे जो वैल्यूज हैं वो क्वेश्चन नंबर 11th में जो गिवन है वही हमें यहाँ पे यूज में लेनी है. ठीक है, चलिए अब बात करें कि LCR सर्किट जो हमने यहाँ पे यूज में लिया, इसमें कंडीशन गिवन है कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने की वजह से जो हमारा इम्पीडेंस होता है Z, जिसको हम लिखते थे Z² इक्वल्स टू R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. ठीक है, तो उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखेंगे 1/Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/R² प्लस 1/ωL माइनस ωC होल. अब रेजोनेंस कंडीशन में जो XL और XC की वैल्यू होती है उसे हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, ताकि हमारा जो इम्पीडेंस है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया हुआ है हमने सर कंपोनेंट्स को, इस वजह से जो करंट की अमाउंट होगी वो मिनिमम होगी. तो यहाँ पे हमने क्या किया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की ओमेगा इक्वल्स टू 1/LC, और इसकी वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की तो वो हमारे पास 50 रेडियन पर सेकेंड आई. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हर कंपोनेंट के लिए करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले बात करें इंडक्टेंस के लिए, तो इंडक्टेंस के अक्रॉस जो करंट होगा वो होगा IL इक्वल्स टू V/ωL. ठीक है, तो यहाँ पे V की वैल्यू गिवन है 230, ओमेगा की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 50 रेडियन पर सेकेंड, और L जो L जो है इंडक्टेंस, इसकी वैल्यू 5 हेनरी हमारे पास गिवन है. तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट की और हमारे पास जो करंट होगा वो करंट की वैल्यू 0.92 एम्पियर हमें मिली. सिमिलरली हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है कैपेसिटर के लिए. तो कैपेसिटर का जो करंट है उसको हमने IC से डिनोट किया हुआ, IC इक्वल्स टू V/XC. ठीक है, XC जो होता है वो 1/ωC होता है. तो यहाँ से हमने IC की वैल्यू फाइंड की, तो अगेन हमारे पास IC की वैल्यू 0.92 एम्पियर मिली. थर्ड कंपोनेंट जो है हमारा रजिस्टर, उसके लिए फाइंड किया हमने पोटेंशियल जो था V, और यहाँ पे हमें करंट फाइंड आउट करना है. करंट जो है IR इक्वल्स टू V/R. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18th. A circuit containing 80 millihenry inductor and 60 microfarad capacitor in series is connected to 230 volt 50 Hz supply. The resistance of the circuit is negligible. Point A. Obtain the current, amplitude and RMS values. Point B. Obtain the RMS values of potential drop across each component. यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज गिवन है. तो यहाँ से हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई म्यू. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई 100 पाई रेडियन पर सेकेंड. अब हमें पीक वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो पीक वैल्यू जो होती है वोल्टेज की, उसको हम लोग V0 से रिप्रेजेंट करते हैं. V0 इक्वल्स टू √2V. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 230 जो है वोल्टेज गिवन था, उसको √2V करते ही हमारे पास पीक वैल्यू आ गई. अब जो फर्स्ट सेगमेंट हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम करंट इन द गिवन सर्किट. तो मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है I0 इक्वल्स टू V0/ωL माइनस 1/ωC. ठीक है, दिस वन इज ओमेगा सी. ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज को यहाँ पर रिप्लेस किया और इसको कैलकुलेट किया, तो हमारे पास करंट जो है वो 11.63 एम्पियर, बट वो करंट जो है नेगेटिव में मिला। करंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पे जो ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी क्वांटिटी की थी, तो इसको हमें मोड में लेना है। क्यों? क्योंकि जो एक्सएल है, एक्सएल की वैल्यू एक्सिस से कम है, इस वजह से हमारे पास नेगेटिव वैल्यू मिली। ठीक है, तो इसके आगे अब हमें इसका एम्पलीट्यूड, अगर हम लोग करंट जो होता है कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मोड में ले लेंगे। तो मोड में लेंगे तो करंट की वैल्यू हमारे पास आई 11.63 एम्पियर। क्लियर? चलिए अब इसके आगे कैलकुलेशन देखते हैं। चलिए देखिए, अब हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम करंट क्या होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट जो था आई नॉट इक्वल्स टू 11.63 एम्पियर मिला। अब हमें यहाँ पे करंट की आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। आरएमएस वैल्यू जो होती है मैक्सिमम करंट अपॉन √2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आरएमएस वैल्यू को माइनस 11.63 अपॉन √2 किया, तो यहाँ पे हमारे पास आरएमएस वैल्यू मिली करंट की माइनस 8.22 एम्पियर। पर करंट कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हमें यहाँ पे इसका मोड लेना होगा। मोड लेने की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिलेगी। तो ये वैल्यू जो हमें मिलेगी वो होगी 8.22 एम्पियर। ठीक है, चलिए सेगमेंट सेकंड बी को हम डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VL इक्वल्स टू आई एक्सएल। एक्सएल की वैल्यू को हम लिखते हैं ओमेगा एल के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे सारी क्वांटिटीज गिवन है, इनको हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर है वो 206.61 वोल्ट मिला। ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर फाइंड आउट किया, तो वो होगा VC इक्वल्स टू आई इंटू XC। XC जो होता है उसको हम लिखते हैं 1/ओमेगा C। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास सारे वैल्यूज गिवन हैं, तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज को रिप्लेस किया, तो पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर जो है वो 436.3 वोल्ट मिला। क्लियर? नेक्स्ट सी सेगमेंट। एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर इज 0 एज एक्चुअल वोल्टेज लीड्स द करंट बाय π/2। अगर हम लोग ने इंडक्टर यूज में ले रखा है, तो इंडक्टर के लिए हम लोग को यहाँ पे एवरेज पावर कंज्यूम करना है, तो वो पावर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जो करंट है वो π/2 से लीड करेगा। सिमिलरली हमें डी सेगमेंट में पूछा गया पावर कंज्यूम्ड बाय द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के थ्रू पावर जो कंज्यूम होगी वो भी 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे वोल्ट जो है वोल्टेज वो लेस होगा करंट से। तो अब ई पॉइंट की बात कर लेते हैं। टोटल पावर जो होगी एब्जॉर्ब सर्किट में वो 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 19। सपोज द सर्किट इन एक्सरसाइज 7.18, that means previous question, has a resistance of 15 ohm. Obtain the average power transfer to each element of the circuit and total power absorbed. तो हमसे यहाँ पे कहा गया है कि पिछले क्वेश्चन में हमें ऐसा एज्यूम करना है जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 15 ओम हो, तो उस केस में जो एवरेज पावर है हर एलिमेंट में वो हमें फाइंड आउट करना है। इसके अलावा टोटल पावर भी हमें सर्किट के लिए तो देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें हमारे पास एवरेज पावर ट्रांसफर जो है रजिस्टर में वो होगा 788.44 वोल्ट। ठीक है, एवरेज पावर ट्रांसफर टू द कैपेसिटर विल बी 0 and total power absorbed by the circuit will be 788.44 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसा कैसे हुआ, तो चलिए इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है, तो ये जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है, ठीक है, तो हमने उसको नोट डाउन कर लिया। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है ओमेगा, उसको हम लिखते हैं 2π/ν। तो यहाँ पे हमारे पास न्यू की वैल्यू 50 हर्ट्ज गिवन है, तो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे आई 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। इम्पीडेंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया √r² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c होल स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज को हमने रिप्लेस कर दिया और जेड की वैल्यू जिसे हम इम्पीडेंस कहते हैं उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, तो वो हमें मिला 31.728 ओम। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हमारे पास इम्पीडेंस की वैल्यू आ चुकी है, तो अब सर्किट में फ्लो होने वाला करंट जो होगा वो V अपॉन जेड, ठीक है, दैट मींस वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। इम्पीडेंस की वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी, तो करंट जो होगा सर्किट में 7.25 एम्पियर का होगा। इस केस में जो एवरेज पावर ट्रांसफर होगी रजिस्टर में वो होगी I²R। ठीक है, I की वैल्यू हमने यहाँ से 7.25 यहाँ पे रिप्लेस कर दी और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है 15 ओम। तो हमारे पास पावर जो कंज्यूम होगी वो होगी 788.44 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली हम बात करें कि एवरेज पावर ट्रांसफर टू द कैपेसिटर विल बी इक्वल्स टू द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द इंडक्टर, बोथ विल बी इक्वल्स टू 0। दोनों के लिए पावर ट्रांसफर जो होगा वो 0 होगा। इसका रीजन ये है कि दोनों जो हैं करंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो इस वजह से जो टोटल पावर कंजम्पशन होगा सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से होगा। तो यहाँ पे टोटल पावर होगा उसको हम ऐड कर दें तो ये 788.44 वोट होगा। तो जो टोटल पावर होगा सर्किट का वो 788.44 वोट होगा। ठीक है, और कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए पावर कंजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 20, a series LCR circuit with L equals to 0.12 Henry, C equals to 480 nanofarad and R equals to 23 ohm is connected to a 230 volt variable frequency supply. Point A, what is the source frequency for which the current amplitude is maximum? Obtain this maximum value. Point B, what is the source frequency for which average power absorbed by the circuit is maximum? Obtain the value of this maximum. Point C, for which frequency of source is the power transferred to the circuit half the power at resonance frequency? What is the current amplitude at this frequency? What is the Q factor of given circuit? तो जो हमारे पास न्यूमेरिकल में वैल्यू सबसे पहले हम गिवन है उन्हें हम सब यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो इंडक्टेंस की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास गिवन है। इसके अलावा हमारे पास सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू गिवन है। ठीक है, बट फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू जो है वो गिवन नहीं है, क्योंकि हमसे कहा गया है न्यूमेरिकल में जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे जो पोटेंशियल गिवन है, दैट मीन्स वोल्टेज सप्लाई जो गिवन है, उससे हम मैक्सिमम या पीक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पीक वैल्यू जो होती है V0 इक्वल्स टू √2V। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास V की वैल्यू गिवन है, तो हमने पीक वोल्टेज फाइंड आउट किया तो 325.22 वोल्टेज हमें मिला। ठीक है, अब हम बात करें फर्स्ट सेगमेंट A की। तो करंट जो है हमें फाइंड करना है सर्किट में। करंट की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम करंट जो होगा I0 से नोट करेंगे हम उसे, वो होगा V0 अपॉन जेड। जेड जो होता है जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने LCR सर्किट लिया हुआ है तो उसके इम्पीडेंस की वैल्यू होगी √R² प्लस XL माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे कहा गया है कि अगर करंट जो है वो सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन में फाइंड आउट करना है, तो रेजोनेंस कंडीशन में हमें पता है कि जो ये क्वांटिटी आप देख रहे हैं ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C, इसको हमें 0 के इक्वेट करना होगा। ठीक है, 0 के इक्वेट करते ही जो जेड होगा हमारा वो R के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स इम्पीडेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। क्लियर? चलिए इसके आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि I0 की वैल्यू मैक्सिमम होगी जब रेजोनेंस कंडीशन होगी, तो ओमेगा L की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C के इक्वल हो जाएगी। उस केस में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इस तरह से होगी ओमेगा R इक्वल्स टू 1 अपॉन √LC। यहाँ पे हमारे पास L की वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू भी गिवन है, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी हमारे पास 4166.67 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है। अब हम क्या करें,
यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंट के लिए, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। अब हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम लोग न्यू लिखते हैं, न्यू आर इक्वल्स टू ओमेगा आर अपॉन 2 पाई। तो ये हमारे पास आई 663.48 हर्ट्ज। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा आर को हम बोलते हैं रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमें मैक्सिमम करंट सर्किट में फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम करंट कब होता है, जब जेड की वैल्यू आर के इक्वल होती है। तो यहाँ पे इम्पीडेंस आप देख सकते हैं आर के इक्वल होगा, तो वी नोट अपॉन आर। तो वी नोट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, तो 325.22 अपॉन रेजिस्टेंस है 23। तो मैक्सिमम करंट जो होगा आई नोट, उसकी वैल्यू होगी 14.14 एम्पियर। क्लियर यहाँ तक? चलिए बी सेगमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। बी सेगमेंट में हमसे कहा गया है कि मैक्सिमम एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम पावर जो होता है, पावर को हम लोग लिख सकते हैं हाफ आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आई नोट है, आई नोट दैट मीन मैक्सिमम करंट, वो हमें मिला था 14.14। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे और आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 23। तो जब हम मैक्सिमम एवरेज पावर फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें मिलेगी 2299.3 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे हमसे एवरेज पावर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया है। अदरवाइज जो हमारे पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो एवरेज पावर के लिए हमने इसको डिवाइड बाय 2 किया। तो यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा आर, वो है 663.48 हर्ट्ज। क्लियर? इसी तरह से अब यहाँ पे हम लोग न्यू आर माइनस डेल्टा न्यू फाइंड आउट करें, तो हमें इसकी वैल्यू मिलती है 648.22 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये दो फ्रीक्वेंसीज जो हैं, ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, इस पे जो पावर ट्रांसफर होगा वो हाफ होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 648.22 हर्ट्ज एंड 678.74 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है, इस पे पावर जो होगी वो हाफ ट्रांसफर होगी, ठीक है। चलिए अब इन फ्रीक्वेंसीज पे हम लोग करंट का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करें, तो उसको हम लोग लिखा आई डैश इक्वल्स टू आई नोट अपॉन √2। आई नोट जो होता है वो मैक्सिमम करंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम करंट जो है 14.14 एम्पियर, इसको डिवाइड किया हमने √2 से, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो 10 एम्पियर मिली, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है क्यू फैक्टर, ठीक है। तो चलिए क्यू फैक्टर की कैलकुलेशन देख लेते हैं। जो डी सेगमेंट है, क्यू फैक्टर जो होता है उसको हम लिखते हैं क्यू इक्वल्स टू ओमेगा आर एल अपॉन आर। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ओमेगा आर, इसको हमने कैलकुलेट किया 1/√LC से। तो ये वैल्यू जो हमें मिली वो मिली 111.11 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें पता है जो क्यू फैक्टर होता है उसको लिखते हैं हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर एल अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। चलिए क्यू फैक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो क्यू फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ओमेगा आर की वैल्यू को रिप्लेस किया, इंडक्टेंस की वैल्यू हमारे पास गिवन है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है। तो क्यू फैक्टर को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो वैल्यू मिली हमें 45.0446। To improve the sharpness of resonance by reducing its full width at half maximum by a factor of 2 without changing omega r, we need to reduce r to half. Resistance will be r by 2, that means 7.4 upon 2 will be equal to 3.7. Question number 22. Answer the following questions. Part A. In any AC circuit, is the applied instantaneous voltage equal to the algebraic sum of the instantaneous voltage across the series elements of the circuit? Is the same true for RMS voltage? B point. A capacitor is used in the primary circuit of an induction coil. Point C. An applied voltage signal consists of a superposition
of a DC voltage and an AC voltage of high frequency. The circuit consists of an inductor and a capacitor in series. Show that the DC signal will appear across C and AC signal across L. D point. A choke coil is in series with a lamp is connected to a DC line. The lamp is seen to shine brightly. Insertion of an iron core in the choke causes no change in the lamp's brightness. Predict the corresponding observations if the connection is to an AC. E point. Why is choke coil is needed in the use of fluorescent tube with an AC main? Point E. A choke coil is needed in the use of fluorescent tubes with AC mains because it reduces the voltage across the tube without wasting much power. An ordinary resistor cannot be used instead of choke coil. Question number 23. A power transmission line feeds input power at 2300 volt to a step down transformer with its primary winding having 4000 turns. What should be the number of turns in the secondary in order to get output power at 230 volt? तो यहाँ पे न्यूमेरिकल में हमसे इनपुट पावर गिवन है V1 equals to 2300 volt. Number of turns in primary coil that is denoted by N1 equals to 4000. आउटपुट वोल्टेज जो है V2 वो 230 वोल्ट गिवन है. नंबर ऑफ टर्न्स जो है सेकेंडरी कोयल के वो पूछे गए हैं. तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2. तो यहाँ पे हमें N2 मिसिंग टर्म है तो उसे फाइंड आउट करना है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो N2 की वैल्यू हमें मिली 400. तो सेकेंडरी कोयल जो होगी उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो 400 टर्न्स होंगे. क्वेश्चन नंबर 24. At a hydroelectric power plant, the water pressure head is at a height of 300 meter and the water flow available is 100 meter cube per second. If the turbine generator efficiency is 60%, estimate the electric power available from the plant. तो न्यूमेरिकल में हमारे पास जो जो क्वांटिटीज गिवन है उन्हें हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया. तो सबसे पहले बात करें वाटर प्रेशर के हेड की हाइट जो है वो 300 मीटर गिवन है. वॉल्यूम जो है वाटर का पर सेकेंड वो 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन है. इसके अलावा एफिशिएंसी जो है टरबाइन की वो 60% गिवन है. ठीक है. तो एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी का जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये गिवन है. तो ये सारी क्वांटिटीज हमें गिवन है और हमें ये पता है कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पावर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हम लोग उसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट विल बी इक्वल्स टू नीटा. नीटा जो है उसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं. यहाँ पे एफिशिएंसी हमारे पास 60% है. 60% को हमने लिखा 0.6. ठीक है. और प्रेशर जो है उसको हम लोग लिखते हैं रो एच जी इंटू वी. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो इस तरह से होगी. नीटा की वैल्यू हमने 0.6 रिप्लेस कर दी. हाइट जो है वो 300 मीटर रिप्लेस कर दी. रो जो है 1000 यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और जी की वैल्यू हमने 9.8 को रिप्लेस कर दिया और ये 100 जो है वो वॉल्यूम है. तो यहाँ पे वॉल्यूम को हमने पर सेकेंड वॉल्यूम वो रिप्लेस कर दी. जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो होगी 176.4 into 10⁻⁶ वोट. वोट को हम लोग ये जो 10⁻⁶ है इसको हम लोग मेगा की टर्म में लिख सकते हैं. तो हमने लिखा जो इलेक्ट्रिक पावर होगी वो होगी 176.4 मेगा. क्वेश्चन नंबर 25. A small town with a demand of 800 kilowatt of electric power at 220 volt is situated 15 km away from an electric plant generating power at 440 volt.
The resistance of the two wire line carrying power is 0.5 ohm per kilometer. The town gets power from the line through a 400 to 220 volt step down transformer at a substation in the town. Point A. Estimate the line power loss in the form of heat. Point B. How much power must the plant supply assuming there is negligible power loss due to leakage. Point C. Characterize the step up transformer at the plant. तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे जो कहा गया है, सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिक पावर जो है वो यहाँ पे हमारे पास गिवन है 800 किलोवाट, ठीक है। तो किलोवाट को हमने 10⁻³ वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके अलावा हमारे पास सप्लाई वोल्टेज जो है इस विलेज के लिए वो है 220 वोल्ट, ठीक है। एंड अगेन हमसे कहा गया है जो पावर जनरेशन होता है, ठीक है, उसकी जो वोल्टेज है वो है 440 वोल्ट। जो विलेज की पावर प्लांट से डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी से हमने रिप्रेजेंट की 15 किलोमीटर, दिस इज ऑल्सो गिवन। इसके अलावा हमसे कहा गया है जो रेजिस्टेंस है वायर का जो पावर को कैरी करती है उसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम पर किलोमीटर है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वायर का उसको हम लोग दोनों ही वायर्स हमारे पास गिवन है, तो दोनों वायर्स के लिए 15 + 15 × 0.5 कर दें तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कितना है 15 है, तो टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस जो गिवन है ये 0.5 जो है ओम पर किलोमीटर है। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 15 + 15 30, तो 30 किलोमीटर इंटू 0.5 करें तो हमारे पास कितना आएगा 15 ओम टोटल रेजिस्टेंस। ऑल्सो द पावर जनरेटेड इज 440 वोल्ट, hence the rating of the step up transformer question number 26. Do the same exercise as above with the replacement of the earlier transformer by 40,000 220 volt step down transformer. Neglect as before leakage losses, though this may not be a good assumption any longer because of very high voltage transmission involved. Hence explain why high voltage transmission is preferred. So क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कहा गया है जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जो वैल्यू है वो वैल्यूज को यहाँ पे 4000 को रिप्लेस करके 40,000 करना है और सेम कैलकुलेशन हमें करनी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिशन जो है स्टेप डाउन के लिए उसकी रेटिंग जो है वो 40,000 वोल्ट से 220 वोल्ट गिवन है। दैट मीन्स V1 की वैल्यू जो है 40,000 और V2 की वैल्यू 220 वोल्ट गिवन है, ठीक है। टोटल जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर रिक्वायर्ड है इस केस में हमें 800 किलोवाट है। जो भी हमें क्वांटिटीज यूज में लेनी है वो प्रीवियस क्वेश्चन की क्वांटिटीज को यहाँ पे यूज में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे किलोवाट को हमने 10⁻³ वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो 800 × 10⁻³ वोल्ट में हो गया हमारा पावर कंजप्शन। और सोर्स जो है उसका पोटेंशियल हमें यहाँ पे 220 वोल्ट गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज हमें पावर प्लांट के लिए जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो है V' = 440 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रेजिस्टेंस जो है गिवन है 0.5 ओम पर किलोमीटर के लिए और जो वायर है, ठीक है, तो उस दो वायर्स यूज में ली गई हैं इसलिए हम लोग टोटल डिस्टेंस को कवर करेंगे तो वो कितना होगा 15 किलोमीटर + 15 किलोमीटर, दैट मीन्स 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है पावर प्लांट और टाउन के बीच की वो कितनी है 15 किलोमीटर। चलिए अब आरएमएस वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं वायर लाइन में। तो करंट की आरएमएस वैल्यू जो होगी I = P/V1। तो P जो है पावर हमारे पास 800 × 10⁻³ है और V1 की वैल्यू है 40,000। तो यहाँ पर हमने जब करंट की वैल्यू फाइंड की तो 20 एम्पियर करंट हमें मिला, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं। लाइन पावर लॉस कितना होगा वो होगा I² R और यहाँ पे जब इसकी कैलकुलेशन
6 किलोवाट। ठीक है, अब बी सेगमेंट की बात कर लेते हैं। Assuming that power loss is negligible due to the leakage of current। ठीक है, तो लीकेज ऑफ करंट की वजह से पावर जो है वो हमने नेगलेक्ट कर दिया है उसका लॉस। तो यहाँ पे हमारे पास जो पावर सप्लाई होगी प्लांट के थ्रू वो होगी 800 किलोवाट प्लस 6 किलोवाट। तो दोनों को ऐड किया तो 806 किलोवाट हमें पावर मिला। अब वोल्टेज ड्रॉप इन द पावर लाइन विल बी इक्वल टू आई आर। ठीक है, आई की वैल्यू 20 और आर की वैल्यू 15 हमने कैलकुलेट की। तो यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है पावर लाइन में वो होगा 300 वोल्ट। नेक्स्ट सेगमेंट जो है उसमें हमने कहा कि जो वोल्टेज है दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द पावर प्लांट। तो पावर प्लांट के थ्रू ट्रांसमिट होने वाला वोल्टेज जो होगा वो होगा 300 प्लस 40,000। तो 300 प्लस 40,000 करेंगे तो 40,300 वोल्ट। टोटल ट्रांसमिशन जो होगा पावर का वो 40,300 वोल्ट होगा। क्लियर? द पावर इज बीइंग जनरेटेड इन द प्लांट एट 440 वोल्ट। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होगी वो होगी 440 वोल्ट टू 40,300 वोल्ट। तो पावर लॉस होगा, जो पिछला हमारा एग्जांपल है उसमें पावर लॉस जो होगा वो कितना होगा 600 अपॉन 1400 इंटू 100। तो यहाँ पे हमारे पास पावर लॉस जो होगा, जो हमारा पिछला एग्जाम्पल था उसमें 42.8%। अब इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारा पावर लॉस जो होगा वो 6/806 इंटू 100। तो जो पावर लॉस है वो 0.744% होगा। दैट मीन्स वेरी 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 लेस देन कंपेयर टू प्रीवियस एग्जाम्पल। ठीक है, तो पावर लॉस जो है कम होने की वजह से हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन को प्रिफर करते हैं हाई वोल्टेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, सिंस द पावर लॉस इज लेस फॉर अ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन आर प्रिफर्ड